हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो आज मैं जिस मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ, जिसको मैं अच्छा खासा रोस्ट करने वाली हूँ, बेसिकली ये एक रोमांटिक मूवी है। और एक बार फिर से इसे जो बनाने वाले हैं वो है सूरज बरजातिया। अब देखिए, मैं सूरज बरजातिया जी के हाथ धो के पीछे कितना पड़ी हूँ। मैं तो कहूँगी मैं नहा धो के पड़ी हूँ, क्योंकि मैंने चाहे उनकी हम साथ साथ हैं, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैंने किसी भी फिल्म को उनकी छोड़ा नहीं। इनफैक्ट हम आपके हैं कौन का भी मैंने रोस्ट किया हुआ है। तो ये तीनों वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो मैंने सोचा कि भाई इस मूवी को मैं कैसे मतलब छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे छुपे हुए पॉइंट्स हैं, फ्लॉज हैं, जो मुझे लगता है, जो मुझे दिखते हैं, आपका पता नहीं, हो सकता है आपको मुझसे भी बेहतर दिखते हो, या फिर आपको ये पिक्चर बहुत अच्छी लगती हो। तो 1989 में ये फिल्म आई थी, रोमांटिक ड्रामा, एक तरीके से लव स्टोरी, पैशनेटिव लव स्टोरी की। एक लड़का अपनी मोहब्बत के लिए अपना ऐशो आराम कुर्बान करके अपनी गरीब महबूबा के शहर में जाकर एक आम जिंदगी बिताता है। वाओ! मतलब अक्सर लड़कियां ये बात जो हैं हमें देखते हुए मिलती हैं कि भाई अपने अमीर बाप के घर को छोड़कर वो एक गरीब प्यार करने वाले पति के घर में रहती हैं, चूल्हा चौकी करती हैं। मतलब जिस घर में, अपने बाप के घर में जब उन्होंने रहा करती थी, तब वहाँ पर रसोई घर का वो मुंह भी नहीं देखती थी। और यहाँ पति के साथ शादी करने के बाद, एक मन चाहे गरीब लड़के के साथ शादी करने के बाद, वो किचन से बाहर ही नहीं निकलती। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन देखिए, मैं इस चीज़ को टोटली गलत नहीं मानूंगी। घर के काम करना कोई गलत बात नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना कोई गलत बात नहीं है। जितना इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, वो उतना ही कॉन्फिडेंट बनता है। लेकिन ये तब चीज़ें करते हुए अच्छा लगता है जब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप जिस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आते हैं और फिर बाद में उसी इंसान के साथ किटकिट झिकझिक शुरू हो जाए, तो फिर ये सब कुछ किया हुआ फिर आपको शायद फ़ायदा दे सकता है, लेकिन आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वक्त भी ये बर्बाद कर सकता है, और इनफैक्ट करता भी है। क्योंकि फिर जब रिश्ता चलता नहीं है, फिर सोचते काश हमने अपने माता पिता की बात मानी होती, तो शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। ये होता है। अब यहाँ पर सुमन और प्रेम, मैंने प्यार किया, जिस मूवी की मैं बारे में बात कर रही हूँ, उसमें भी यही कहानी होती है कि भाई लड़का लड़की के प्यार में अपने बाप से बगावत करके जो है एक आम जिंदगी बिताता है, काफ़ी कुछ ठोकरे वो खाता है, लेकिन वो बंदा बन जाता है, वो रफ एंड टफ बन जाता है। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया वो समझने लगता है। जो नेपो किड होता है, नेपो किड जो होता है, वो प्यार में देखो तो वो एक मेहनती किड में तब्दील हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब सारी परेशानी ख़त्म हो गई, तो फिर लड़का वापस अपने बाप के घर ही जाएगा ना। वो ये तो कहेगा नहीं कि नहीं भाई मैं यहीं कुटिया में ही पड़ा रहूँगा। अब मेरे बाप ने जब शादी के लिए हाँ कह दी है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अपने आलीशान मकान में जाकर रहूं। तो ये फ़र्क होता है। उधर अगर एक गरीब लड़की जो है अपने बाप का घर छोड़कर अपने प्रेमी, गरीब प्रेमी के पास आकर घर बसाती है, तो जब उसका फादर उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है उस लड़के के साथ, तो फिर वो उसी गरीबी में ही रहती है। वो बात अलग है कि लड़का कुछ अगर उसकी किस्मत सितारे बदले तो लड़की की किस्मत चमक जाती है, नहीं तो लड़की गरीबी में ही रहती है। लेकिन यहाँ पर जो सुमन जी थी, वो बड़ी भाग्यवान निकली, भाग्यश्री। वाकई जो हीरोइन थी सुमन, वो वाकई बड़ी भाग्यश्री निकली कि भाई गरीबी में जन्मी, लेकिन एक अमीर तरीन लड़के से शादी करके वो उनकी ज़िंदगी सेटल हो गई। अब देखिए, ठीक है, हैप्पी एंडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, हम लोगों को लगता है कि वाह सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। लेकिन कोई ये सोचता है कि क्या वाकई सुमन और प्रेम साथ में खुश होंगे? हो भी सकते हैं, दिखाया तो यही गया है। और क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सूरज बरजातिया ने जो एक औरत को लेकर जो एक माइंडसेट उन्होंने क्रिएट किया है कि भाई लड़की ऐसी होनी चाहिए, घरेलू होनी चाहिए, जो सास के साथ बैठकर मटर छीले, जिसका कोई एम्बिशियस ना हो। क्योंकि जो लड़कियां मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, थोड़े खुले विचारों की होती हैं, वो कभी भी मैरिज मटेरियल लड़कियां नहीं कहलाती। और जो लड़कियां जो हैं घर में रहना जिनको पसंद है, किचन में रहना पसंद है, अपनी उनको फैमिली बनाना पसंद है, तो वो लड़कियां एक आइडियल मैरिज मटेरियल होती हैं। देखिए, घर के काम करना, मैंने पहले भी कहा है, कोई गलत नहीं है। अपने बड़ों की इज्जत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने खुद के भी तो ड्रीम्स होने चाहिए। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसका कोई ड्रीम ही नहीं है, उसका ड्रीम बस यही है, जैसे कि पहली लड़कियों का दिखाया जाता है कि भाई शादी करेंगी और बस घर बसाएंगी और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनेंगी। अब आप देखिए ना, भाग्यश्री की भी लाइफ आप देखिए कि अपने करियर के पीक में पहुंचकर उन्होंने एक तरीके से करियर छोड़कर उन्होंने शादी कर ली। और शादी के बाद भी उनकी शादी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, और ये बातें खुद उन्होंने खुद से खोली हैं जब उन्होंने एक रियलिटी शो अपने पति के साथ किया, स्मार्ट जोड़ी करके, जिसकी विजेता बनी थी अंकिता और विकी। ये बिग बॉस से पहले का रियलिटी शो है जो विक्की और अंकिता ने किया था। तब सबको लगता था कि भाई विक्की और अंकिता बहुत परफेक्ट कपल हैं, लेकिन जब ये दोनों बिग बॉस के घर में आए तो सबको सारी सच्चाइयाँ पता लग गई। वो बात अलग है कि इन्होंने भी बाहर निकलने के बाद यूट्यूब चैनल खोल लिया, लेकिन ठीक है, अब सबको पता है कि बिक्की बेटा और नौटंकी माता का जो रिलेशनशिप है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। ये सब ने देख लिया है। मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात भी कर चुकी हूँ जब मैंने अंकिता के ऊपर वीडियो किया था। तो यहाँ पर भी भाग्यश्री ने उस शो पे बताया कि कैसे मेरी आइडेंटिटी खो गई। तो देखिए, जो पर्दे पर ये प्यार मोहब्बत की कहानियाँ सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, असल में इनको भी शादी करके क्या मिला। आप देखिए ना, भाग्यश्री खुद ये बात बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इतनी जल्दी शादी करें, जैसे कि मैंने गलती करी थी। तो वो क्यों लगता है। आप सुनीता आहूजा को भी देखिए, सुनीता आहूजा भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मलाल रखती है कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, जल्दी शादी फिर बच्चे, मैं तो उसी में रह गई, कुछ कर नहीं पाई। तो ये होता है, ये प्यार मोहब्बत आपकी ज़िंदगी को बहुत बदल के रख देता है, आपको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, अंदर से आपको खोखला कर देता है, जिसका रियलाइजेशन आपको बहुत बाद में आता है। और जब आता है तो फिर आपके पास सोग मनाने का भी वक्त नहीं होता, क्योंकि अगर आप दुख करना चाहते हो, संताप करना चाहते हो, तो आपको यही बोलकर चुप करा दिया जाता है कि छोड़ो पुरानी बातों को। और बात सही भी है, पुरानी बातों को सोच सोच कर रोओगे तो फिर डिप्रेशन में जाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ये भी एक रियलिटी है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि भाई जो फिल्म की जो कहानी ही कितनी ख़राब सी है कि दो दोस्त हैं, एक गरीब है, दूसरा भी गरीब है, लेकिन एक मेहनती है और दूसरा होशियार है। और जो होशियार वाला है वो पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अब पैसे क्यों नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी ज़िंदगी में क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम है, वो किसी को नहीं पता, वो दिखाया ही नहीं गया। और जो ये बंदा है आलोकनाथ, इस बंदे का क्या बैकग्राउंड है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि मेहनती है और ये अपने दोस्त को सपोर्ट करता है, और फिर धीरे धीरे इसकी ज़िंदगी बनाता है। फिर इसकी अपने दोस्त की शादी होती है और उसकी पत्नी के साथ भी इसके बड़े मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप है। हालांकि अपनी पत्नी के साथ इसके कैसे रिश्ते हैं ये फिल्म में नहीं बताया गया है, तो समझ ही सकते हैं। देखिए, दूसरों की बीवियों के साथ तो अच्छा ही लगता है, दूसरों की बीवियां तो देखो अच्छी लगती हैं सबको, और दूसरों के पति भी सबको अच्छे ही लगते हैं। तो ये बात होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर उसके बाद जो है उनका वो बच्चा नहीं हो रहा होता,
तो ये जो है आलोकनाथ जी मतलब ठेका ले लेते हैं कि भाई मैं आपकी गोद में बच्चा भरवाऊंगा, बच्चा डलवाऊंगा। तो मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे लेके जाता है। मतलब उसकी पूरी लाइफ इन शॉर्ट अपने दोस्त के इर्द गिर्द घूमती है। उसका फोकस यही है कि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़े और उसकी खुशी मेरी खुशी हो। तो ऐसे दोस्त आपको बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे दोस्तों की कदर नहीं होती है। ऐसे दोस्त बहुत ही चिपकू, बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं उस दोस्त को जो अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर चुका है। और यही रीज़न है कि जो दोस्त होता है जो फिर आगे बढ़कर अच्छा कारोबार अपना बना लेता है, उसको वो दोस्त काफ़ी चिपकू, इरिटेटिंग एंड ऑफ कोर्स जब आप बड़े बड़े लोगों से मिलते जुलते हो तो आप उन्हीं की तरह जो है अपने आप को अपग्रेड करते हो और आप भूल जाते हो कि कभी आप भी ऐसे ही हुआ करते थे। तो आपको फिर वो दोस्त जो आपके दुख में, सिर्फ दुख में ही नहीं, हर एक दुख में आपके साथ खड़े थे, वो आपको बहुत ही इरिटेटिंग लगने लगते हैं क्योंकि वो अपग्रेड हुए नहीं होते हैं। तो ज़िंदगी में अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी के पीछे भी इतना पागल नहीं होना चाहिए कि आप खुद को अपग्रेड ना कर पाओ। अब आलोकनाथ तो भाई वैसे का वैसे ही रह गया क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई में मन लगाया नहीं। मेहनती वो था, पढ़ लिख लेता। बहुत से लोग इंटेलिजेंट नहीं होते पर वो मेहनती होते हैं। वो अपने आप को मेहनत कर कर के घिसा घिसा के पढ़ा पढ़ा के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और अब आप देखिए कि जिसके पास एजुकेशन नहीं होती है उसके पास इतने ऑप्शंस नहीं होते। तो एजुकेशन का बहुत महत्व है, लेकिन ये वाली बात है उस वक्त तो समझ नहीं आती। उस वक्त तो भाई हमें पढ़ाई लिखाई समझ नहीं आती, हम नहीं करेंगे। लेकिन बाद में समझ में आता है, जब आपको वाकई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तब आपको समझ में आता है कि आपके पास तो ऑप्शन ही कम है। तो यहाँ पर आलोकनाथ को भी फिर बाद में ये समझ में आता है कि भाई बीवी तो मेरी मर खप गई, बेटी है तो अब इसकी शादी करनी है, तो शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। जो एक बड़ा दुख होता है एक इंडियन फादर को कि भाई दहेज देना है, शादी करनी है, घर सजाना है, तो जी क्या करी जाए। तो फिर यही काम किया जाए कि कहीं बाहर कुछ वक्त के लिए किसी दुबई वगैरह में काम किया जाए, वहाँ कुछ किया जाए। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग विदेश चले जाते थे कुछ वक्त के लिए, कुछ महीने रहकर पैसा कमाएंगे, वीज़ा लेके जाएंगे, वो कुछ और प्रोसेस होते हैं। क्योंकि वो एक कंप्यूटर तो नहीं, खैर एक मैकेनिक ही होता है। तो वहाँ पर किसी कारीगर की ज़रूरत होती है तो फिर लगता है कि भाई हम वहाँ चले जाएं, कुछ महीने साल काम करें तो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को हम जो है बेहतर बना सकते हैं, पैसा वैसा लेकर कमा कर निकल लेंगे। तो वो भी जाता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अपनी जवान कुंवारी लड़की को कहीं ना कहीं उसको रखना होता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं यहाँ अकेले इसको कैसे रखूँगा। जबकि देखिए पहले के ज़माने में गाँव वगैरह में जो दूसरों की बेटियाँ अपनी बेटियाँ जैसी होती थीं, तो लोग क्या करते थे कि सब एक दूसरे को जानते थे, मोहल्ले में दोस्त वगैरह, पहले इतना डर नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर आलोकनाथ जी ने सोचा कि भाई मैं अपनी बेटी को जो है, मुझे तो लगता है उनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि भाई तुम, वो कहती भी है कि भाई मैं यहाँ रह लूँगी, लेकिन उसको ये भी लगता है, वो ये भी सोचता है और शायद ये सही भी है कि भाई ये लड़की जवान हो गई है, थोड़ा इसको ग्रूम करना है। तो चलो मेरी वो भाभी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, जो मतलब सुमन को बचपन में उन्होंने गोद में खिलाया है, क्योंकि मेरी वाइफ की तो काफ़ी पहले ही डेथ हो गई थी, तभी तो ये मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे अपने दोस्त के लिए जाता था, क्योंकि खुद की ज़िंदगी जो थी उसमें कुछ था ही नहीं। बीवी बेचारी कैसे मरी, क्यों मरी, ये भी नहीं बताया। वो भी शायद पिट पिट के मरी होगी कि सारा दिन दोस्त के पीछे पीछे रहता है, दोस्त की जनानी को ले लेकर मंदिर जाता है कि भाई उसकी गोद हरी हो जाए। यहाँ मेरी गोद हरी हो रखी है, उसको तू ध्यान नहीं देता, और दोस्त की बीवी की गोद हरी करवाने के लिए जो तू है हरी के जाप करवा रहा है, क्या मतलब है। आई डोंट नो, ये भी नहीं बताया है कि भाई मर गई। अब हो सकता है पहले के ज़माने में औरतों की डेथ हो जाती थी बच्चा डिलीवर करते वक्त, क्योंकि भाई अब ठीक है, बेचारी औरतों के लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी कि एक तो बच्चे को
बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता था कि कई औरतें बच्चा पैदा करते करते ही दुनिया से चली जाती थी, जो कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि भाई एक औरत क्या क्या सपने देखती है जब वो प्रेग्नेंट होती है कि भाई मैं मेरे बच्चा कब मेरी गोद में आए, कब मैं इसकी ज़िंदगी बनाऊंगी, इसके साथ अपना बुढ़ापा काटूंगी। लेकिन उसको क्या पता होता है कि जब बच्चा पैदा होगा तो मैं ही दुनिया से चली जाऊंगी। तो ये बड़ा मुझे ख़राब लगता है। तो इस वजह से भी कोई उसकी कोई रियल कोई स्टोरी, उसका कोई डायलॉग, उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई गई है। मतलब उस पूरे घर में सुमन की माँ की कोई तस्वीर नहीं है। शायद हो तो मेरे दिमाग से निकल गई हो, या मैंने इग्नोर कर दी हो, या मुझे याद नहीं आ रही, या मैंने देखी ही नहीं है। आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा कि सुमन की माँ की कोई तस्वीर थी क्या उस घर में? होनी तो चाहिए भाई, माँ थी, तस्वीर तो होनी चाहिए। पहले तो लोग बड़े इमोशनल हुआ करते थे, चंदन के हार चढ़ाया करते थे तस्वीर पर। तो कहाँ है वो फ़ोटो? मुझे तो नहीं दिखी। तो खैर, उधर जी तैयारी होती है कि चलो सुमन को मैं ग्रूम अप करने के लिए, क्योंकि देखो पता तो उसको भी है कि मैं अपग्रेड नहीं हो पाया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब मुझे अगर एक अच्छी जगह पर शादी करनी है अपनी लड़की की, तो मुझे अपनी बेटी को थोड़ा ग्रूम करना होगा। और क्या पता आलोकनाथ भी यही अंदर अंदर चाहता हो कि भाई इसका भी एक बेटा है प्रेम, जिसको मैं बचपन में बड़ा प्यार करता था। अच्छा, ये सुमन और प्रेम बचपन में नहीं मिले ना? मतलब सुमन बाद में पैदा हुई है, मतलब सुमन छोटी है इससे, प्रेम से, यही हुआ ना? तो चलो ठीक है। क्या कोई ऐसा नहीं हुआ कि जब आखिरी बार जब ये लोग मिलने आए हैं, जो आलोकनाथ का दोस्त है रीमा लागू जी के साथ में प्रेम को लेकर, क्योंकि वो बता रहा होता है कि भाभी तुझे गोद में लेकर बहुत रो रही थी जब तेरी माँ चल बसी, तो प्रेम तो तब पैदा हो चुका होगा। तो प्रेम ने गोद में नहीं खिलाया सुमन को? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, 2 3 4 साल का। तो जो 4 साल के बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों को देख के बड़े खुश होते हैं। तो ये क्या था? ये सीन मुझे समझ नहीं आया। तो हो सकता है अंदर ही अंदर जो हमारे आलोकनाथ बाबू हों, इनके मन में ये उसी टाइम से ये लड्डू बनने शुरू हो गए हों कि भाई यहीं पर मैं प्रेम को ही अपना दामाद बनाऊंगा। और भाई देखा जाए तो आलोकनाथ ने ही तो प्रेम के बाप को पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया। तो भाई जो खर्चा उसने बचपन में शादी मतलब जो पैसों देता था, वो पैसे देता था उसकी किताबों के लिए अपने दोस्त को, तो भाई वो लेता नहीं था वापस। तो भाई अब ये टाइम आया है, उससे कहते ना असल के साथ लूँगा तुझे, मैं अभी कर्जा दे रहा हूँ पर मैं सूद समेत वापस लूँगा। तो मुझे लगता है कि शायद तभी से उसके दिमाग में आ गया हो जब प्रेम पैदा हुआ हो। लेकिन दिखाया नहीं ये प्रेम और सुमन की ये चाइल्डहुड लव स्टोरी, क्योंकि वो फिर शायद अच्छा नहीं लगा होगा ना, क्योंकि कोई छोटा बच्चा किसी बेबी को प्यार कर रहा है और बड़े होकर उसी बेबी के साथ 7 फेरे लेके जा रहा है। तो शायद हो सकता है वो चीज़ अटपटी लगी हो। कभी ना कभी तो प्रेम ने देखा ही होगा सुमन को, मैं मान ही नहीं सकती। तो क्या मतलब है, ये चीज़ समझ नहीं आई मुझे, क्लियरिटी नहीं हुई। क्या सुमन की माँ उस टाइम पर कहाँ थी जब वो प्रेग्नेंट थी? क्या उसको दूसरे गांव भेज दिया था बेचारी को? क्या मतलब, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो खैर, अब जो आलोकनाथ जी हैं वो सुमन को गठरी की तरह अपने दोस्त के ऊपर मत्थे मड़ जाते हैं कि भाई तुम मेरी मुसीबत को कुछ टाइम के लिए संभाल लो। मतलब अब देखो कि इतने सालों से कोई बातचीत नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोई चिट्ठी पत्री एक्सचेंज नहीं हुई, लेकिन ये मामले में कि भाई बेटी के लिए तो कौन मुझे रोकेगा, इसी बहाने जो भाभी जी से भी मैं मिल लूँगा बेटी के बहाने, और देख लूँगा क्या चल रहा है, सब कुछ है। और वो देखकर भी बड़ा खुश हो रहा होता है कि इतना बंगला कोठी बना लिया है। शायद तब बचपन में ये ख्याल नहीं आया होगा उसको दामाद बनाने का, हो सकता है अभी आ जाए। और ये बात कहते भी हैं, उसका दोस्त उसको टॉन्ट भी मारता है, तो सही मारता है, देखा जाए तो सही बात कर ही रहा था जो प्रेम के फादर है। खैर ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा, आपने सुमन का भी पर्सनैलिटी आपने देखी नहीं कि जब सुमन के करियर कह रही हूँ, उसका रोल का जब इंट्रोडक्शन होता है, तो सुमन अपने फादर को क्लासरूम में आने के बाद उसके हाथ पर कुछ डंडा या स्केल मारती है, जो कि
गलत नहीं है क्या? अपने फादर को क्यों मार रही है? ठीक है, वो डरा सकती थी, वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि देखो मैं बच्चों में और बड़ों में कोई भेदभाव नहीं करती, जो भी मेरी क्लास में लेट आता है मैं उसको इक्वल सज़ा देती हूँ। लेकिन है तो वो तुम्हारा फादर ना, तुम कैसे अपने बाप के को ऐसे मार सकती हो? मतलब तुम इतनी चालू चंट हो हैं? जिस बाप ने तुम्हें माँ का भी प्यार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जैसे कि अंजलि की माँ रानी मुखर्जी कुछ कुछ होता है मैं चिट्ठियाँ लिख कर गई थी, तो हो सकता है सुमन की माँ ने भी जो है सुमन को कुछ गुप्तनीय चिट्ठियाँ छोड़ के गई हो कि बेटी बदला लेना, इस तेरे बाप ने मेरे को तरका के रखा, अपने दोस्त और उसकी बीवी के पीछे पीछे घूमता रहता था, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता था। आप सोचिए कौन बेटी अपने बाप को मार रही है? मतलब फिर बाद में दिखाते हैं कि वो बड़ी मलहम लगाने की कोशिश करती है, फादर नाराज़ हो जाता है। भाई होना भी चाहिए, बेटी को इतना पढ़ा लिखा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बैंतों से अपने बाप के हाथ में मार रही है अपने आप को वो एक दिखाने के लिए। ठीक है, आप मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सूरज बरजातिया जी की पिक्चर है ना। सूरज बरजातिया जी तो रिश्तों के मामले में बहुत ही ज़्यादा, मतलब रिश्तों की पूजा होती है अम्मा, वो है ना मतलब वही जो हम साथ साथ में एक बंदा कुछ ऐसे ऐसे ही टोन में एक डायलॉग बोल रहा होता है। तो यहाँ पर सूरज बलजातिया जो है वो ऐसा सब दिखा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो खैर जी, अब सुमन के मत्थे मढ़ दिया जाता है रीमा लागू जी के। अब रीमा लागू जी को नौकरानी तो चाहिए होती है, एक फीमेल, क्योंकि घर में मेल नौकर है तो एक फीमेल नौकरानी तो चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात और खटकती है कि सुमन जो है वो इतना फैशन, इतने मतलब जीन्स पैंट पहन के, ये उसके पास कपड़े आए कहाँ से? उसने शहर से खरीदे या गांव से लेकर आई? और अगर शहर से खरीदे तो पैसे कहाँ से आए? उसका बाप क्या उसको खर्चे के लिए पैसे भेजता था? चिट्ठी तो भेजता था, जिसको देखकर वो इमोशनल हो रही थी, तो पैसे वैसे भी भेजता था क्या? इतने मॉडर्न, इतने कपड़े कहाँ से लाती थी वो? पैसे कौन देता था? ये भी बेचारी वो भाभी जी रीमा लागू जी देती थी। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता। और तुम किसी पर अपनी जिम्मेदारी डालकर, चलो तुमने डाली, लेकिन एक खर्चा वगैरह तो तुम अपने बच्चे को दो कि बेटा, हमें तो हमारे माँ बाप यही सिखाते हैं। इनफैक्ट हम किसी के घर अगर बचपन में डे स्पेंड के लिए भी जाते थे तो बोलते थे कि नहीं भाई, कुछ ऐसी डिमांड्स मत करना, कुछ ऐसे पैसे मत खर्चवाना, कुछ मत करना। यहाँ पर तो सुमन के फैशन ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, कभी ड्रेसेस डाल रही है कहाँ से? मतलब इतने मॉडर्न गांव में रहने वाले लड़की, इतनी मॉडर्न, इतनी बो वो लगाकर ला 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 ऐसे गाने गा रही है, शॉर्ट ड्रेसेस फ्रॉक पहनकर। तो ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? मैं यही सोच रही थी, मुझे यही सोचना था, ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? तो बस वही वाली बात है कि भैया, वही है ना कि लड़की समझ गई थी कि भाई अगर मैं थोड़े से, वो गाना भी है ना मेरे रंग में रंगने वाली, तो सुमन को पता था कि बड़े घर में कैसे रहना है और अपनी माँ का बदला कैसे लेना है। मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करी रीमा लागू ने, तो रीमा लागू की भी मैं ज़िंदगी बर्बाद करूँगी, उससे उसका बेटा छीन के। आप देखिए, बेटा जो है अपनी माँ बाप को छोड़ करके गर्लफ्रेंड के प्यार में आ गया, तो ये भी तो एक सज़ा है ना। देखा जाए तो ये बदला होना चाहिए, सुमन का बदला। सुमन ने षड्यंत्र किया, ये पिक्चर का नाम होना चाहिए था। मैंने प्यार किया नहीं, सुमन ने षड्यंत्र किया मुझे सच में अब ऐसा लगने लगा है कि सुमन कितनी षड्यंत्रकारी थी अपनी। मुझे लगता है कि इसकी माँ ने भी कुछ चिट्ठियाँ लिखी होंगी और इसने बचपन में ना छुप छुप के पढ़ी होंगी, तो इसने यही किया होगा, इसने वही प्रेम को अपने जाल में फंसा करके। आप सोचिए, एक लड़का जो एक मॉडर्न जगह से पढ़ लिख कर आया है, उसको सुमन जैसी नौकरानी लड़की से प्यार हो गया। वो सुमन का क्या था, निब्बी की तरह तो बात करती थी ये करके हैं, मतलब कैसे रहती थी, मतलब उसको इतना सिंपल दिखाया है। और वो जो मॉडर्न लड़की, ग्लैमरस लड़की उसके सामने आती थी, वो उसकी तरफ देखता नहीं था। तो ऐसा क्या था, मतलब ऐसा क्या करती थी सुमन?
तो भाई वो निब्बी बन के घूमती थी। और शायद आप देखिए ना, आज भी लड़कियां जानबूझकर अपने आप को होती 35 36 40 साल की हैं, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्यों निब्बी बनाना शुरू करती हैं। वो क्यों बनाने चल पड़ती हैं? शायद वो इसी सुमन से इंस्पायर होती हों, और सुमन ने ही ये किया हो कि भाई ऐसी मिमी मिमी करके बोलो और ऐसी भोली भोली बातें करो, लड़का फ्लैट और लड़का फ्लैट हो जाता है। और वो बेचारी लड़की जो उसी के मतलब एक तरीके से उसी के उसमें थी, उसी का ही वो मतलब उसी के कैलिबर की थी, वो उसको पसंद नहीं थी। सीधी सादी भोली भाली, मतलब यही एक बीवी की डेफिनेशन होनी चाहिए ना। तो यही दिखाया कि भाई लड़की को कैसा होना चाहिए, अगर किसी लड़के को काबू करना है तो कैसे जती सती टाइप करो, और फिर उसके बाद मॉडर्न भी बन जाओ। और कैसे वो जो गाना था जो एंड में वो जो एक ड्रेस पहन के आई थी, वो जो चादर लपेट के आई थी और उसके बाद उसने अपनी चादर खोल के दिखा दी। आप सोचिए कि कितनी बोल्ड थी सुमन। मतलब अब देखो, दिखाया तो कुछ नहीं हमें, लेकिन समझ तो हमें भी सब कुछ आता है ना, कि वो ऐसे कपड़े पहनी हुई है और ऐसे उसने खोल के दिखा दिया। और उसने क्या खोल के दिखाया है अब वो सबको पता है, या तो उसने कपड़े सारे अंदर पहने हुए थे या क्या था, अब मैं क्या बोलूँ। तो अब समझदार हैं कि इतनी भोली नहीं थी सुमन। उसको जहाँ जदी सती बनना था वो जहाँ जती सती बन जाती थी, जहाँ उसको अपना त्रिया चरित्र दिखाना होता था वो भी दिखा देती थी। तो बड़ी षड्यंत्रकारी थी ये सुमन। और फिर उसके बाद वही बात है कि लड़का आ जाता है पीछे पीछे, क्योंकि बाप को तो सब समझ में आ रहा है। मुझे प्रेम का फादर सही लग रहा था, ठीक है, उसका दोस्त ढोंगी वो सब एक षड्यंत्र, वो एक फिल्म को दिखाने के लिए कि भाई उसके जो दोस्त बन के घूम रहे हैं वो गलत लोग हैं, तो एक दोस्ती का वो दिखाने के लिए शायद हो सकता है। लेकिन बेसिकली हर बार बाप गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो बाप मुझे लगता है बिल्कुल सही था। वो बात अलग है कि हम पकड़ नहीं पाए, क्योंकि बड़े इंटेलिजेंटली कहते हैं ना, चीज़ों का इस तरीके से ताना बाना बुना गया कि हम लोग देख ही नहीं पाए। चलो वो दोस्त, वो उसका एक अपना एक पर्सनल एजेंडा था, जो भी था वो एक धोखा दे रहा था, जो भी कर रहा था, लेकिन बाप पूरी तरह गलत नहीं था। लो, और फिर देखिए वही हुआ, बेटी ने माँ का बदला लिया। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सुमन बन गई उस घर की बहू, बन गई मालकिन। लेकिन मालकिन बनने के बाद जो है, आप खुद ही देखिए ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हूँ, तो उस घर में एक लड़का भी था जो प्रेम का बचपन का दोस्त था। अब ये बचपन का दोस्त कहाँ से आया? ऑफ कोर्स वो ऑर्फन होगा, उसकी क्या स्टोरी है वो कुछ नहीं दिखाया। और सुमन ने उसको आते ही भैया भैया बोलना शुरू कर दिया है, उसको भैया बोलना शुरू कर दिया। भाई भैया अगर तुझे बोलना होता तो प्रेम को बोलती ना, कि बचपन के दोस्त है। कई जगहों पर जो फ्रेंड्स होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को एज अ ब्रदर सिस्टर ही जो है वो देख रहे होते हैं। लेकिन प्रेम को मैं भैया नहीं बोलूँगी, मैं इसको भैया बोलूँगी। क्यों? क्योंकि ये अनाथ लड़का है, इसका कोई नहीं है, इसकी पर्सनालिटी नहीं है, तो ये बात होती है। और बिल्कुल जो है एक तरीके से आप देखिए ना, आपको सुमन की चालाकियाँ पता चल जाएंगी। तो मास्टरमाइंड थी सुमन। सुमन बहुत तेज लड़की थी। तो अब वही वाली बात है, और प्रेम की माँ वही वाली बात है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, बहरा क्या चाहे कान, गूंगा क्या चाहे जबान, एक ज़बान। तो वही ज़बान वो थी बेचारी। रीमा लागू अकेली रहती थी, पति बिजनेस में रहता था, बेटा विलायत चला गया, तो उसको सुमन मिल गई। सुमन उसके पूरे घर के काम कर रही है, उसके साथ सारा उसका घर संभाल रही है। तो उसको क्या चाहिए? जो औरतें जिनकी बेटियां नहीं होती ना, वो बेटियों को इसी वजह से मिस करती हैं कि भाई बेटी होती तो मेरा थोड़ा काम संवार देती, मेरी एक बैकबोन बन जाती। बेटियां माँओं की बहुत बैकबोन बनने पे आए ना तो बहुत अच्छे से बन जाती हैं। तो ये बात होती है। तो वो आ गई, उसने माँ को काबू कर लिया कि बेचारी की कोई लड़की और है नहीं। अगर आप एक बात बताइए, अगर प्रेम की कोई बहन भी होती तो ये सारा सिनेरियो फिर कुछ अलग ही होता।
बहन थी नहीं, उसकी माँ बेचारी अकेली, इतने बड़े घर में भूत जैसे नौकर। अच्छा, एक नौकर तो आपके वही जेठालाल जी भी हैं। अच्छा, उसमें राजू श्रीवास्तव भी हैं। मतलब जब फिल्म थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसमें राजू श्रीवास्तव जी का भी रोल है। खैर वो तो एक अलग बात है। तो आप देखिए ना, उसने माँ को भी काबू कर लिया कि माँ की क्या वीकनेस है। माँ का अकेलापन, तो मैं अकेलापन बांटती हूँ, माँ के साथ मटर छीलती हूँ, आंटी जी कह के पीछे घूमती हूँ, उसकी हर देखभाल मैं करती हूँ। तो काबू करना, तो भाई जो माँ को अच्छे से रख रही है तो फिर बेटा तो फिर काबू में आ ही जाएगा ना। जैसे कि कहते हैं ना कि भाई अगर कोई किसी से पूछो कि आपको अपनी वाइफ में क्या अच्छी क्वालिटी लगती है, तो वो कहता है कि भाई ये मेरे माँ बाप का बहुत करती थी, इसीलिए मुझे ये अच्छी लगती थी। तो वही वाली बात है ये। ठीक है, ये सुनने में आज की तारीख में ये बात अब लोगों को हजम नहीं होती, लेकिन पहले के ज़माने में लड़कियां अपने पतियों को ऐसे ही काबू करती थी कि वो माँ बाप के पीछे पीछे घूमती थी। तो फिर जो लड़के होते थे वो काबू में थोड़ा आ जाते थे कि देखो मेरे माँ बाप की सेवा कर रही है। अभी अजय देवगन का एक बहुत पुराना इंटरव्यू है कॉफ़ी विद करण में, जहाँ पर करण जौहर पूछता है कि आपको काजोल की क्या बात अच्छी लगती है, तो वो कहता है कि भाई मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी मेरी माँ मुझे बाद में फ़ोन करेगी, पहले वो इसे फ़ोन करेगी। तो यही होता है पतियों को काबू करने का एक जोरदार नुस्खा जो कभी फेल नहीं होता है। ठीक है, लोग इसका खंडन करते हैं, लेकिन आज भी लोग इसी ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करते हैं और उसमें से कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं। हालांकि पहले ज़्यादा कामयाब हो जाते थे, अब कम कामयाब होते हैं, लेकिन कामयाब हो जाते हैं। मतलब ये एक है एक ऐसा नुस्खा। तो वहाँ पर सुमन ने भी यही किया और सुमन ने फिर ऐसा अपना नैनों का तमंचा चलाया कि हमारे प्रेम बाबू घायल हो गए और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर जो हैं वो सुमन के पीछे बावले हो गए और आ गए उनके पीछे पीछे धूल मिट्टी का जो है, मतलब आप कह सकते हैं मजदूरी करते हुए वो पाए जाते हैं। आप सोचिए, बिजनेसमैन का लड़का बिजनेस अपने बाप का संभालते संभालते कहाँ ईंट पत्थर के उस कारखाने में आ गया जहाँ पर वो पत्थर तोड़ रहा है। तो ये अपने आप में आप सोचिए कि बदला तो लिया उसने। अब हो सकता है, अब मैं सोचती हूँ कि अब क्या हो रहा होगा प्रेम और सुमन की ज़िंदगी में। अब सुमन, शायद हो सकता है प्रेम को भी ये बातें बाद में समझ में आए, हो सकता है सुमन वाकई अब प्रेम से भी ज़्यादा अमीर बन जाए, अमीरों जैसी हरकतें करने लगे। क्योंकि होता है जो कई गरीब घरों की लड़कियां होती हैं ना, जब उनकी शादी अमीर में होती है तो वो उनसे ज़्यादा रईसियत झाड़ती हैं और रईसियत का मज़ा लेती हैं। मैंने खुद ये बात अपने पर्सनल उसमें देखी है कि लड़कियां जब अपने माँ बाप के साथ रहती हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते ना, वो सुबह सेब खा के जाती हैं कि भाई माँ को तकलीफ़ ना हो, एक वक्त का मैं खाना बचा सकूं, इतने फाके काटती हैं। लेकिन जैसे ही ससुराल में आती हैं, अमीर ससुराल में आती हैं, तो ब्रेड पोहे, तो पता नहीं 56 भोग, लाइटें जल रही हैं, एसी चल रहे हैं, ये होता है। तो ये एक बात फितरत होती है, भले ही उनके हस्बैंड कमाएं या ना कमाएं, बिल ससुर जी दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने बाप का पैसा बचाने की सोचते हो कि नहीं यार मैं अपने फादर पे बोझ ना डालूं, मैं अपनी माँ बाप को फाइनेंशियली तकलीफ़ ना दूं, लेकिन आप ससुर जी का नहीं सोचते क्योंकि ससुर जी तो अमीर हैं, बाप मेरा गरीब था, ससुर जी तो अमीर है, तो जो अमीर ससुर की बहू बनी हो तो मैं क्यों ना पैसे को जो है वो इस्तेमाल करूं। तो बस इसी की वजह से जो है ये सब कुछ होता है। और जो है फिर जो होता है आपको फिर एंड का तो पता ही है। और इस पिक्चर में एक ही चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और जिसके बारे में मैंने बात भी करी है, वो है एक डायलॉग जो मुनीश बहल द्वारा बोला गया था कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। तो यही मुझे इस पिक्चर की बात सबसे अच्छी लगी। और कि भाई ये दोस्ती की आड़ में जो ये लोग अफेयर खेलते हैं ना, ये खेलना बंद करो, वो ये बोलना चाहता था और बिल्कुल बात सही निकली कि अपने आप को दोस्त बताने वाले सुमन और प्रेम एक्चुअल में तो भाई क्या कह सकते हैं,
तो आपने देखा ही है। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है। प्यार मोहब्बत कोई मैटर नहीं करता। आप देखिए जितनी भी लव स्टोरीज़ होती हैं ज़्यादातर वो हैप्पी नोट पर एंड हो जाती हैं। लेकिन हैप्पी नोट पे एंड होने के बाद क्या वो लाइफ लॉन्ग हैप्पी नोट पर चलती हैं? नहीं चलती हैं। लैला मजनू ये लोग क्यों इतने फेमस है? क्योंकि ये लोगों की शादी नहीं हुई थी। अगर ये मैरिड कपल होते तो क्या ये लैला मजनू कहलाते? है जो लैला होती वो कहती कि काश शादी से पहले ही मैंने तुम्हें पत्थर क्यों नहीं खिलवाए, क्यों मैंने बोला कोई पत्थर से ना मारे दीवाने को, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे पत्थर मार दूं। और उधर जो मजनू होता है वो कहता है यार तू लैला जैसी अब मुझे लगती नहीं है, तुझसे तो बेहतर मुझे पिशाचिन लगती है, मैं पिशाचिन को लैला लैला पुकार लूँगा, तुझे तो मैं अपने बच्चों की अम्मा ही बुलाऊंगा क्योंकि तू उनकी अम्मा है और मेरी भी अम्मा ही तू है। मुझे भी तू बच्चों की तरह टोकती है, रोकती है, कुछ करने नहीं देती, जाने नहीं देती, लगाम मेरे पे लगाई रखती है। तो ये बात आ जाती है। वो भी कहती है जाओ जाके कमा के लाओ, चार पैसे लाओ, मैं ही कमाऊंगी क्या, मैं ही बच्चे पैदा करूं, मैं ही तुम्हारा घर चलाऊं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारी? तो ये बात होती है। तो ये प्यार मोहब्बत मर्द और औरत के बीच में जो होता है ना, ये सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। और अगर जेन्युइन प्यार थोड़ा बहुत है तो वो माँ और बच्चे का है या बाप और बच्चे का हो सकता है, लेकिन मर्द और औरत का नहीं। वो जो भी होता है एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। जो हम लोग सोशल मीडिया पे जो रील्स के माध्यम से जो रिलेशनशिप देखते हैं ना, वो असल में बहुत टॉक्सिक होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि जो सोशल मीडिया कपल होता है वो 24 घंटे साथ में रहता है, कंटेंट बनाना है, ये करना है, तो उनके बीच में ज़्यादा कुत्ते खानी होती है क्योंकि उनको हर वक्त साथ में रहना है, हर वक्त साथ में डिसीजन लेना है, ये करो वो करो, स्ट्रेस, कोलैबोरेशन, अच्छा अच्छा दिखाओ, बेस्ट दिखाओ, चिपक के दिखाओ, कहीं से भी केमिस्ट्री कम नहीं लगनी चाहिए, एक्सप्रेशन। तो वो जो भी अंदर से ये कपल बड़े खोखले हो जाते हैं। कपल इतना टाइम स्पेंड कर करके तभी तो उनके डिवोर्स होते हैं। तभी तो हम लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे क्यूटो प्यूटो बोलने वाले अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने साथ में रह कर ही एक दूसरे को इतना फ्रस्ट्रेटेड बना दिया। अब कोई भी रील देखो, उस रील में आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री लग रही होगी, लेकिन उस केमिस्ट्री के पीछे कितने रीटेक्स होंगे, कितने झगड़े हुए होंगे, वो चीज़ आपके सामने नहीं आती, तो आपको वो बेस्ट लगता है। ये बात होती है और कुछ नहीं होता। सिर्फ शायद 1 या 2% चीज़ें रियल हो सकती हैं, बट वो भी अब मुझे नहीं लगती। तो ये बात है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। जो भी होता है सिर्फ इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन होती है, और वो समय के साथ जो है वो कम भी हो जाती है। और कम हो जाती है और उसकी सबसे बड़ी रीज़न होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर सुमन और प्रेम की जो मैरिज है वो अब कैसी होगी किसी को क्या पता। सोचा तो यही होता है कि प्रेम को भी शायद लगता होगा कि यार मैं अगर किसी और के साथ होता तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती। इस लड़की ने तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा जहन्नुम बना दी है। जितना अमीर मैं हूँ मुझसे कई ज़्यादा रईसी ये झाड़ती है, खर्चे ये करती है, ये कमाती है नहीं, इसको पैसे की कदर है नहीं। क्योंकि अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच में पैसों को लेकर भी बात होती है। अब देखिए ना, ऐसा सिनेरियो इसमें बनाया गया कि एक लड़का एक गरीब लड़की के लिए अपने बाप का घर छोड़ देता है। अब नॉर्मली अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा करूं तो ये चीज़ ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, गरीब लड़के के पीछे जो है अपना ऐशो आराम खो देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलने के बाद अगर आपको रिज़ल्ट ही अच्छा ना मिले तो फिर क्या, आपका समय तो कितना बर्बाद होता है। ठीक है, आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हो जो शायद आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए वो भी अच्छा हो सकता है। लेकिन कभी कभी अगर आप थोड़े डिफरेंट एंगल से सोचो ना, तो आपका वक्त भी बहुत बर्बाद हुआ होता है। और वक्त ऐसी चीज़ है जो कभी लौट कर वापस नहीं आता। मरा हुआ इंसान और गुज़रा हुआ वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता। और क्या होता है ना कि ये बातें जब हमें रियलाइज़ होती है ना तो बहुत देर हो चुकी होती है। और जब हम देर होने के बाद चाह कर भी अगर उनका मातम मनाना चाहें
तो दुनिया मनाने नहीं देती। दुनिया कहती है छोड़ो ना पुरानी बातें, क्यों करना, क्यों अपने दिमाग को परेशान करना, अपने आप को सेल्फ नेगेटिविटी में लाना, जो सही भी है एक तरीके से। सॉरी। तो ये सही भी है, लेकिन वही वाली बात है कि मतलब ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हिट करती हैं एक पर्टिकुलर एज में। आप यंग एज में चीज़ों को फॉरगिव कर देते हो, फॉरगेट भी कर देते हो, लेकिन जब जैसे जैसे आप एक एज में आते हो, और आजकल तो ये चीज़ मैंने देखी है कि जब इंसान, ये शायद सभी के साथ हो रहा है, कि जब इंसान की उम्र बढ़ रही है ना, वो और भी ज़्यादा अपने बीते दिनों के करीब जाना चाहता है, क्योंकि उसको अपना भविष्य अच्छा नहीं लग रहा होता। अब सिचुएशन ऐसी है कि वो क्रिब कर नहीं सकता, क्योंकि दुनिया क्रिब सुनना नहीं चाहती है। आप क्रिब करते हो और दुनिया सुनती है तो कहती है यार बस करो, कितना रोओगे, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, क्यों अपनी मेंटल स्टेट ख़राब कर रहे हो। लेकिन आप रोना फिर क्या करते हो, आप अकेले में रोते हो। अकेले में रोते हो तो और ज़्यादा डिप्रेशन में आती है। फिर आप किसी काउंसलर के पास जाते हो, वो आपको सांत्वना देता है, आपको कहता है कि हाँ आपके साथ गलत हुआ। बस वो जैसे ही ये बोलता है आपके साथ गलत हुआ, आपको चैन पड़ जाता है, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा होता, हर कोई आपको बोलने से रोक रहा होता है कि मत बोलो, छोड़ो पुरानी बातों को। क्योंकि भाई सामने वाला भी इरिटेटेड है, उसकी ज़िंदगी में भी कितने दुख है, भले ही वो आपके साथ रह रहा हो। तो ये बहुत ही ना, मतलब प्यार मोहब्बत के पीछे अपनी लाइफ को ख़राब कर देना। मैं ये नहीं कहती कि आपको लाइफ में अपने आप को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए, मतलब ये तो चलो एक फिल्म हो गई, बहुत सारे मैंने कपल्स देखे हैं जो भाग कर शादी कर लेते हैं, बहुत अगेंस्ट जाकर शादी करते हैं, लेकिन फिर बाद में जब प्रॉब्लम शुरू होता है तब उन्हें पता चलता है यार पढ़ाई लिखाई के वक्त में हमने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, अब क्या हुआ, ना घर के रहे ना काट के रहे, ना हम एक दूसरे को छोड़ सकते हैं ना एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आप देखिए ना ये सुनीता आहूजा, ये इसको भी तो गिल्ट होता होगा कि यार मैं क्या प्यार मोहब्बत में फंस गई और क्या हो गया, मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो गई, और मैं कितना कुछ कर सकती थी, मैं पढ़ लिख जाती, तो ये शादी के चक्कर में मुझे मना भी किया था, पर क्या मिला मुझे, क्योंकि शादी जब अच्छी रही नहीं, धोखे मिले, तो फिर इंसान का दिल टूट जाता है, फिर उसको इतना सेटबैक लगता है यार ये क्या किया, काश मैंने अपने माँ बाप की सुन ली होती। तो ये पिक्चर देख कर ना आपको थोड़ा सा इस चीज़ की डेप्थ में जाइए, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको दिखाते हैं ना, आप वो मत देखिए, आप वो देखिए जो वो आपसे छुपाना चाहते हैं। और शायद मुझे जो लगा मैंने वो बोला, हो सकता है आपको मुझसे भी ज़्यादा लग सकता है, मुझसे भी ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस हो, या हो सकता है आपकी ये फेवरेट मूवी हो। और मैं बता दूं कि ये जो प्रेम के जो पिताजी बने हैं, ये एक्चुअल में अमिताभ बच्चन जी के सांडू भाई लगते हैं, यानी कि जया बच्चन जी की बहन जो हैं उनके ये हस्बैंड हैं। तो ये एक फिल्मी कनेक्शन शायद, पता नहीं आपको ने को पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। जिन लोगों को नहीं पता, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है बोल बोल के, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि मैं बड़ी पैशन से बात कर रही हूँ, मैं हंस भी रही हूँ कि यार ये क्या पिक्चर है और कितनी बेवकूफ़ाना पिक्चर है। और मतलब वही वाली बात है कि किसी के पीछे इतना भी मत पागल हो जाओ कि आप खुद को खो दो। ये ऐसी ही सिचुएशन मैंने ये सुल्तान मूवी में, जो सलमान खान का जो बेस्ट फ्रेंड बनता है, जो उसके हर एक सुख दुख में उसके साथ होता है, और जब वो कुछ नहीं होता तब भी उसके साथ होता है, कुछ होता है तब सलमान उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि भाई अपनी सफलता का श्रेय वो अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को देता है कि भाई तूने ही मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। लेकिन वो बेवकूफ़ भूल गया कि तुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, जो तेरे साथ सुबह उठता था तुझे उठाने के लिए, शायद तुझसे पहले भी उठता हो, वो तेरा दोस्त था, उसको तूने क्रेडिट नहीं दिया, तूने दिया एक लड़की को जो तेरे साथ तब थी, अपने टर्म्स पे वो थी, जब चाह तुझे छोड़ जाती थी, जब चाह तेरे नज़दीक आ जाती थी। ठीक है तेरी भी गलती थी, लेकिन वो इंसान, तेरा दोस्त, जिसने तुझे कभी जज नहीं किया, जिसने कभी भी तुझे किसी भी तरीके से ह्यूमिलेट नहीं किया, तेरी बीवी ने तुझे ह्यूमिलेट भी किया, जज भी किया, और अब जब तू करियर में कुछ वापस से रिवाइव करने वाला है तो वो तेरे पास वापस आ गई। और वो दोस्त
जिसने तुझसे कभी कुछ लिया नहीं, तुझ तेरे पैसों से, तेरी शोहरत से उसको कोई मतलब नहीं था, तूने उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया। तो मुझे सुल्तान मूवी से भी यही शिकायत थी कि सच्चे दोस्तों की कदर नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अव्वल तो आपको ऐसे लोग मिलते ही नहीं हैं जो आपके लिए जिएं, आपके लिए मरें। और ऑफ कोर्स ये वही लोग होते हैं जिनकी कोई खुद की लाइफ नहीं होती, जिनके खुद के लाइफ के गोल नहीं होते, एक्चुअल में उनकी लाइफ के पर्पस होते हैं कि हमें, हमारा ज़िंदगी का मकसद यही है कि हमारे जो करीबी हैं उनके सपने पूरे हों। और जब उनके सपने पूरे होंगे तो हमें ऐसा लगेगा हमारे सपने पूरे होंगे, जो कुछ वक्त तक, कुछ हद तक, कुछ वक्त तक सही लगते हैं, लेकिन हर बार सही नहीं लगते। ठीक है, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनके लिए रहिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ करिए। और दोस्तों को भी, अपने जिनके लिए आप कर रहे हैं, मैं उनको भी ये कह रही हूँ कि जो दोस्त आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं उनकी कदर कीजिए और उन्हें भी अपग्रेड कीजिए और उन्हें भी उस लायक बनाइए कि भले ही आप उनकी ज़िंदगी में ना रहें, उसके बाद भी वो सरवाइव कर सके। उनको भी थोड़ा प्रैक्टिकल बनाइए और उनको भी सपोर्ट कीजिए। उनके पर्पस या गोल पूरे होने में उनके भी कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं जो शायद दब गए हों आपके ड्रीम्स बनाने के लिए। तो उनको, उनके ड्रीम्स को ढूंढिए और कहिए कि उसे भी फुलफ़िल करे। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सपना पूरा करवाने के लिए इतनी जद्दोजहद करता है, तेरा भी तो कोई सपना होगा, तू उससे पूरा कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो गिव एंड टेक जितना रिलेशनशिप में रहता है, रिलेशनशिप उतना ही हेल्दी रहता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये रहता है कि भाई जिससे हम शादी करें वही सिर्फ हमारे लिए करे। हमें अनुकूल आएगा तो हम उसके लिए कुछ करेंगे, नहीं होगा तो वो हमसे एक्सपेक्ट ना करे। ऐसा नहीं होता। रिश्ता दो तरफा इक्वली चलता है, इक्वली रिस्पेक्ट, इक्वल प्यार, इक्वल सपोर्ट, तब वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कहलाता है, जितना मैं अपनी लाइफ में समझ पाई हूँ। तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया तो बट मैंने बताया। तो ये पिक्चर है जिसका रिव्यू मैंने किया, रोस्ट किया। और ये सुमन बड़ी चालाक है सच में, वाकई गुरु घंटाल है सुमन। तो खैर, इस मूवी को क्या बोलूँ मैं, पता ही है ये हर जगह पे अवेलेबल हो सकती है। और कभी आप इस मूवी को देखना तो मेरी बातों को ध्यान रखना, और भी कोई पॉइंट्स होंगे तो छूट गए। अच्छा, आप देखिए कि एक बात और मुझे याद आई, जो प्रेम का जो बेस्ट फ्रेंड था, आई थिंक लक्ष्मीकांत बेदे, उनका नाम मुझे सॉरी लेना नहीं आ रहा, तो वो भी बहुत बाद में प्रेम से मिलने उस गांव में गए, वो भी नहीं उसके पास आ पाए, उसको भी छोड़ दिया प्रेम ने कि नहीं, तू अपनी माँ, तू मेरी माँ की देखभाल करना। भाई होता तो वो भी आता कि भाई तेरी वजह से मैं इस घर में हूँ, तू नहीं तो मैं क्या करूँगा। तो प्रेम ने कहा कि नहीं नहीं, आप ये सोचो, तू जा रहा है प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी माँ को छोड़ के, जो तुझसे इतना प्यार करती है, और तूने उस लड़के को अपनी माँ की चाकरी में लगा दिया, जो मतलब एक जो तुझे काम करना चाहिए वो तो किसी और से करवा रहा है। ये क्या मतलब है भाई? मुझे ना ऐसे लोग बड़े ख़राब लगते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के मत्थे मढ़ के चले जाते हैं कि तू मेरी माँ का ख्याल रखना। ठीक है, काम वगैरह के लिए आपको आना जाना पड़ता है, ठीक है, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन आप वहाँ पर जाकर मतलब कि एक तरीके से आपको ये पता नहीं था ना कि आपके फादर मानेंगे या नहीं मानेंगे। मतलब लिटरली अपनी माँ को छोड़ के वो चला गया कि तू मेरी माँ का देखभाल कर। क्यों? क्योंकि तू अनाथ है, मेरे माँ बाप ने तुझे संभाला है, तो अब तेरी ड्यूटी बनती है। भाई तू मुझसे ज़्यादा इनका ऋणी है, मुझे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, मैं इतना ऋणी नहीं हूँ, तू ऋणी है क्योंकि तू अनाथ है, तेरे को इस घर में जगह दी है तो तू कर। जिसकी वजह से वो रुका भी, और उसको ज़्यादा इस बात का वो रहता है। देखिए, जिनके पास जो चीज़ की कमी होती है उनको उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। खैर, बाकी इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि भाई नौटंकीबाजी, प्यार मोहब्बत, वो दूध वाली का जो रोमांस प्रेम के फ्रेंड के साथ, वो ये सब कुछ ऐसे ही है, उसको मैं क्या बोलूँ। अच्छा, जो अंताक्षरी है उसमें भी सरेआम जो है लड़की आई लव यू बोल रही है, और किस तरीके से माँ को फिर
चिट्ठी पढ़ के दिख जाता है कि अच्छा उसको, मतलब पूरे घर में जो गाने बज रहे हैं, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, वहाँ से माँ को कोई शक नहीं हो रहा है। माँ को वो एक पत्री दिखी आई लव यू वाली, और झट से समझ गई कि ये सुमन और प्रेम का रिलेशनशिप है। बाकी इतने सालों से इनका नैन मटक्का चल रहा है, माँ को कुछ नहीं पता। भाई ये माँ है। तो ओवरऑल क्या बोल सकती हूँ, और माँ तो खुशी हो गई क्योंकि माँ खुद जो थी घरेलू किस्म की थी, उसको बैठे बैठे घर में एक लड़की मिल गई, उसको कहीं जाना नहीं पड़ा। उसको भी लगा कि भाई साहब की वजह से मेरी गोद हरी हुई है, तो मैं उसका ऋण चुकाऊं। भाई देखी भाली लड़की है, घर में रहती है, सारे घर के कोने से वाकिफ़ है, मुझे भी संभालेगी, मेरे घर को भी संभालेगी, मेरे घर के बर्तनों को भी संभाल लेगी, तो मुझे तो यही लड़की चाहिए। ये बात होती है। तो खैर अब ये पिक्चर मैंने आपके सामने छोड़ दी है, तो आप देखिएगा। तो एक एक मस्ती मजाक, एक फ़न के तौर पर मैंने बात करी है। तो बीच बीच में मेरा गला बैठा भी है, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। क्या होता है ना, जब मैं कुछ ज़्यादा ही फोर्स से बात करती हूँ या कुछ ज़्यादा ही बात कर लेती हूँ तो थोड़ा गला मेरा फड़फड़ हो जाता है। तो क्योंकि मैं कोई कट वगैरह तो लेती नहीं हूँ, एकदम नॉन स्टॉप बोलती हूँ, तो थोड़ा एक्साइट हो जाती हूँ, तो थोड़ा लाउड भी हो जाती हूँ। बीच बीच में आपको अपने आप को थोड़ा धीरे भी करती हूँ। पर क्या करूँ, आज थोड़ा मुझे समय ज़्यादा मिला तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक पर बात कर लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली इतना वक्त मुझे मिलता नहीं है और निकालना पड़ता है। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।